हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अकाउंट्स, जिसमें मैं कवर करूँगी इसके साइज और टॉपिक्स। एंड मैंने पहली क्लास अपलोड जो की थी वो की थी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट कराए थे। बचे हुए मैंने कहा था अपनी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी स्टार्ट। तो आज हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में और कितने तरीके के प्रिंसिपल्स होते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जैसे मैंने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है कि जिसके जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस रन करती है अपने अकाउंट्स का ट्रीटमेंट करती है, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो आपका अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट हो। वो करती है कि हमें अपने अकाउंट्स का ट्रीटमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उनका ट्रीटमेंट अपने अकाउंट्स में कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले प्रिंसिपल के साथ, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे? This is the concept that business will remain in operation for the foreseeable future। मतलब अगर गोइंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपका बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड रन करने के लिए है, ठीक है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है? दिस मीन्स दैट यू वुड बी जस्टिफाई इन डिफरिंग द रिकग्निशन ऑफ सम एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन। मीन्स अगर आपका बिजनेस मान लीजिए 1 साल का कर रहे हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बात ये कहता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन पीरियड है, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो जैसे उसमें ले लिया एक एक्सपेंसेस का तरीका आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम? मशीनरी पे लगाते हैं। क्या वो 1 साल में ही लग जाता है? नहीं। डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पर लगता है वो कैसे लगता है? उसकी ओवर द पीरियड, यानी कितने साल की लाइफ है, ठीक है, और हर साल हम उसमें कितना डेप्रिशिएट कर रहे हैं उसके अमाउंट में वो वैल्यू आती है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो बिजनेस है फॉर लॉन्ग पीरियड चलने वाला है इन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि this is the concept that when you record revenues you should record all the related expenses at the same time। Suppose आप कोई इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, आप सेल और परचेज करते हैं, तो जो आप गुड्स अपना सोल कर रहे हैं, जो अपना गुड्स आप सेल कर रहे हैं, सॉरी सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी गुड्स अपना जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया उसे आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी होगी, आपको लेबर कॉस्ट की ज़रूरत पड़ी होगी, आपको उसमें फ्रेट ऑक्ट्राई उस सामान को लाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर लाने तक के लिए कुछ आपने एक्सपेंसेस किए थे। तो यानी एक प्रोडक्ट को जिसको आपने बेचा उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस थे, आप अगर उसका रिवेन्यू दिखा रहे हैं कि मान लीजिए आपने कुकीज़ बेची, ठीक है, कुकीज़ को बेचने से आपको मान लीजिए 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, उसकी रिवेन्यू आती है 10,000 रुपये, लेकिन वो 10,000 रुपये का प्रोडक्ट जो भी आपने बेचा उसको बनाने के लिए, ठीक है, उसके अपोजिट में कितनी कॉस्ट आपने खर्च करी है, ये आता है मैचिंग प्रिंसिपल में। यानी क्या कहता है कि अगर कोई भी रिवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज हो रहा है, कोई भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने जितने एक्सपेंसेस खर्च किए हैं वो क्या होने चाहिए? वो भी एट द सेम टाइम आपको एंट्री उनकी करनी पड़ेगी। Thus you charge the inventory to the cost of the goods sold at the same time that you record a revenue from the sale of those inventory item। This is the accrual basis of the accounting, the cash basis of the accounting does not use to the matching principle। सब सिंपल सी बात है कि अगर कोई रिवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है, कोई रिवेन्यू आपका बन रहा है, तो उससे मैच करता हुआ, यानी उससे उसके अगेंस्ट में उस रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आपने खर्चे किए हैं वो भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे एट द सेम टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, इफ नॉट डूइंग सो माइट हैव अल्टर्ड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ समवन रीडिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो रिवेन्यू, वो असेट्स, वो लाइबिलिटीज, वो एक्सपेंसेस जो कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए उसमें डिसीजन मेकिंग
डिपेंड करता है, यानी उसकी डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, उसके फाइनेंशियल पे। वो सारे ट्रीटमेंट, वो सारे ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करने होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, एक कंपनी लेती हूँ, XYZ लिमिटेड ले लिया मैंने, उस कंपनी की अगर मान लीजिए असेट्स मान लीजिए 50 लाख की है, ठीक है, असेट्स 50 लाख की है, लायबिलिटीज उसकी क्या कहते हैं मान लीजिए 25 लाख की थी। हाफ ऑफ द लायबिलिटीज कितनी थी, 50% थी, 25 लाख की लायबिलिटी थी, 50 लाख की असेट्स थी। सिर्फ लायबिलिटी का पोर्शन दिखाएं बैलेंस शीट में और हम अपने एसेट्स की वैल्यू को ना दिखाएं, तो क्या हो जाएगा, उससे हमारे इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, यानी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, उसमें साफ साफ ये दिखेगा कि कंपनी पूरी तरीके से लॉस में जा रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास अपनी लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करने के लिए एसेट्स है ही नहीं। आप अपनी लायबिलिटीज़ कैसे, हमारी बैलेंस शीट इक्वल कैसे आती है, क्योंकि हम जितनी हमारी लायबिलिटीज़ होती है उसके अपोजिट उतनी ही हमारी असेट्स होती हैं। अगर किसी कंपनी में, ठीक है, असेट्स की वैल्यू ही नहीं दिखाए, सिर्फ लायबिलिटी दिखाए, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए डिसीजन मेकिंग क्या बनेगा कि द कंपनी क्या हो रही है, पूरी तरीके से लॉस में है, कंपनी रन नहीं करेगी, फ्यूचर में ये लॉस में रहेगी, एंड जितने भी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, जितने भी शेयर होल्डर्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उन सबका पैसा डूबेगा। तो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे देखकर डिसीजन बनाया जाता है कि कंपनी की कंडीशन क्या है, वो आगे प्रोसेस आगे रन कर सकती है, प्रॉफिट में रहेगी, लॉस में रहेगी, उसके लिए जितने भी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड होते हैं वो सब हमको रिकॉर्ड करने होंगे अपने अकाउंटिंग में। ये कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। हमें एक भी ट्रांजैक्शन, एक भी एक्सपेंसेस, एक भी रेवेन्यू नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना है, जिससे हमारे फाइनेंशियल की डिसीजन मेकिंग पे इफ़ेक्ट पड़े। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल। मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी एसेट्स, कोई भी ऐसी लायबिलिटी, ठीक है, कुछ भी आपका कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि आपका मॉनेटरी टर्म्स में है, वो सब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। सिंपल सी बात है कि कोई एक्सपेंसेस है, मॉनेटरी टर्म में होगा, कोई इनकम है, मॉनेटरी टर्म में होगी। असेट्स आपने कोई लेके आई नहीं, ठीक है, कोई असेट नहीं लेके आए, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया, वो सब क्या है आपका, मॉनेटरी टर्म्स में है। तो जो भी चीज़ आपके मॉनेटरी टर्म्स में, यानी मनी में खर्च हो रही है, मनी में आ रही है, कैश से रिलेटेड है, ठीक है, पैसों से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो सारे ट्रांजैक्शन किस में आएंगे, आपके उस पीरियड के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में, उस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे। मॉनेटरी यूनिट प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि आपका मॉनेटरी टर्म्स में हो रहा है, वो आपका किस में आएगा, उस ईयर आपको उसे रिकॉर्ड करना होगा, तभी आपकी फाइनेंशियल्स की फेयर वैल्यू और फेयर फेस दिखेगा, ठीक है। This concept keeps a business firm engaging in excessive level of estimation of deriving the value of its assets and liability। जिससे क्या होता है, हमारी assets और liability की वैल्यू पता चले। तो वो किसमें, मैंने क्या कहा कि अगर कोई assets है तो वो monetary terms में होगी, ठीक है, बिल्डिंग है monetary terms में होगी, प्लांट एंड मशीनरी है monetary terms में होगी। कोई assets, कोई liability है, सपोज आपका क्या कहते हैं क्रेडिटर्स है, तो देन यू हैव टू पे कैश टू योर क्रेडिटर्स, ठीक है, पेमेंट उनको करना है, तो भी वो क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में है। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्रिंसिपल क्या कहता है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो भी आपका किस में हो रहा हो, ठीक है, किस में, कैश से रिलेटेड हो, मॉनेटरी टर्म्स में है, वो सब आप ट्रांजैक्शन आपको क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। आगे बात करते हैं रियलेबिलिटी प्रिंसिपल। This is the concept that only those transactions that can be proven should be recorded। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि है कि हाँ एक्चुअल में हुआ है, वही ट्रांजैक्शन आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ सप्लायर इनवॉइस इज सॉलिड एविडेंस दैट द एक्सपेंसेस हैज़ बीन रिकॉर्डेड।
अब सप्लायर इन्वॉइस मीन्स क्या होता है कि कोई सप्लायर ने इन्वॉइस दिया, ठीक है, उसने कोई आपको पेमेंट का दिया, आपने उसको पेमेंट किया, किसी भी तरीके की चीज़ का पेमेंट हो, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी सेल परचेज कुछ भी हो, सॉरी सेल कह रही, कोई परचेज हो, कुछ भी तरीके का आपने उसको पेमेंट किया है, तो वो एक्सपेंस क्या होने चाहिए, वो एक्सपेंसेस आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने बोला था कि जब भी ऑडिटर आपके रिकॉर्ड्स को चेक करता है तो वो सबसे पहले क्या चेक करता है, वाउचर। और वाउचर में क्या आते हैं, आपके सारे बिल्स, सारे एक्सपेंसेस हो, चाहे जो भी तरीके का खर्चा हो, किसी भी तरीके का खर्चा किस में जाता है, सारा वाउचर्स में जाता है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा कि उस एक्सपेंसेस से रिलेटेड बिल कहाँ है। तो कोई भी सप्लायर की इनवॉइस होगी वो आपके लिए सॉलिड प्रूफ है कि एक्चुअल में वो खर्चा हुआ है, रियलिटी में वो खर्चा हुआ है। आगे बात करते हैं revenue recognition principle. This is the concept that you should only recognize revenue when the business has sustainably completed the earning process. So many people have skirted around the fringes of this concept to commit reporting fraud. That variety of standard setting bodies have developed a massive amount information what the constitute proper revenue recognition. revenue recognition principle कहता है कि आपको कब वो revenue आपको रिकॉर्ड करना है, जब एक्चुअल में वो revenue रिकॉग्नाइज हो जाए, revenue रिकॉग्नाइज यानी जनरेट हो जाए, तब आपको क्या करना है, उस revenue को उसको रिकॉर्ड करना है। आगे बात करते हैं टाइम पीरियड प्रिंसिपल, सबसे इजी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस शुड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन ओवर द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ टाइम। दिस में क्वालिफाई एज द मोस्ट glaringly obvious of all accounting principles, but is intended to create a standard set of comparable periods which is useful for trend analysis. अब टाइम पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आप जितने भी, आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है, हर एक बिजनेस का, हर एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है। सपोज किसी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब बात क्या आती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी रिवेन्यू हुए हैं, आइदर इट इज आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड पता है, बता देती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपने उस से रेट, मान लीजिए आपने कोई काम कराया, ठीक है, आपने रिपेयरमेंट का, फ्लोर रिपेयरमेंट का काम कराया, आपने पेमेंट नहीं किया है अभी, ठीक है, पेमेंट करना बाकी है, तो ये खर्चा क्या है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है, फ्लोर का आप काम करा रहे थे, आपने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए, तो ये क्या हुए आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, आउटस्टैंडिंग आपकी क्या कहते हैं, इनकम हो, लेकिन वो किस पीरियड से है, कब हुई है, उसी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड, उसी फाइनेंशियल ईयर में हुई है, तो उस फाइनेंशियल ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे आपको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करने हैं। आप उसको नेक्स्ट ईयर में नहीं एंट्री कर सकते हैं कि अब इसे कह रही 31 मार्च को कोई आपने एक्सपेंसेस किया, वो 31 मार्च का एक्सपेंसेस 31 मार्च में ही होगा, ये नहीं कि आप उसको 1 अप्रैल में कर देंगे। 1 अप्रैल की वाउचिंग का एक्सपेंसेस 1 अप्रैल को जो आपने वाउचर बनाया हो, जो भी एक्सपेंसेस किया हो, वो 1 अप्रैल को रिकॉर्ड होगा। हम दो ईयर के ट्रांजेक्शन्स को, एक्सपेंसेस को आपस में मैसअप नहीं कर सकते, तभी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो एकदम फेयर एंड ट्रू वैल्यू दिखाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस पीरियड का एक्सपेंसेस है, जिस पीरियड में खर्चा हुआ है, उसी पीरियड में आपको उसे दिखाना है, आप उसे नेक्स्ट पीरियड के लिए नहीं रख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसी ईयर का, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर में ही उसको दिखाया जाएगा। आगे बात समझ में,
तो यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे वो सारे आज होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो पहले से ही प्रिपरेशन करके रखिएगा। जब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, तो आपको आंसर भी उसी पीपीटी में मिल जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से कि जो भी आपने पढ़ा आपको उसके बेसिस पे कितना आता है और कितना समझ में आया। कोई भी डाउट होता है आपको, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या स्टार्ट करती हूँ वो वीडियो में ही बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।